हेलो बच्चों, कैसे हो। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी देख रहे थे, ठीक है। उसमें बहुत सारे टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिए हैं, जैसे करंट के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट का डायरेक्शन और जो सिंबल यूज्ड है कंपोनेंट्स का किसी भी सर्किट के अंदर, वो सब, ठीक है ना। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखे हैं वो देखे हम लोग ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ पे हम लोग ऑलमोस्ट ग्राफ भी हम लोग से ड्रॉ कर लिए थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर, अगर आप देखें तो, ठीक है ना। और आज जो बात करने वाले हम लोग, आज बात करेंगे रेसिस्टेंस के बारे में, ठीक है। और रेसिस्टेंस को कम्प्लीटली किस किस पे फैक्टर पे डिपेंड करेगा वो हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस के बारे में। अच्छा, रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए अपने को सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका एरिया चाहिए उसमें यार, और एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि लेंथ तो सिंपली एल पे डिपेंड कर जाता है, एरिया ए। तो अब एरिया बनेगा क्या उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर कहें आप एरिया ऑफ वायर, ठीक है दोस्त, एरिया ऑफ वायर। अगर वायर आपका सिलिंड्रिकल हो, कैसा हो, सिलिंड्रिकल हो, तो इसका जो बनेगा ये बन जाएगा आपका, जरा फोकस करो, ये बनेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें आपका जो पाई है वो मैथमेटिकल कांस्टेंट है, ठीक है, और जिसकी वैल्यू होती है 22/7। और इसी को अगर आप हटाओगे थोड़ा तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 3.14। ये मैथमेटिकल कांस्टेंट है, ठीक है। और आर जो है ये आपका रेडियस ऑफ वायर, और रेडियस ऑफ वायर जो है ये किस में हो जाएगा आपका मीटर। ये बात थोड़ा फोकस करना, रेडियस ऑफ वायर आप मीटर में लेंगे। अगर मीटर में नहीं दिया है तब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो गया, तो सिंपली ये किसके करीब हो गया, ए। तो आप यहाँ से कह सकते हैं ए किसके करीब बनेगा, पाई आर स्क्वायर। सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसके लिए है, ये वायर के लिए है। और वायर कैसा होगा, सिलिंड्रिकल। देखिए इसको बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। ये कैसा है आपका, तो कोई ना कोई इसका रेडियस होगा, ज़रा फोकस कीजिए। तो अगर हम रेडियस कहते हैं कि रेडियस आर है, तो उस सिचुएशन में आपका इसका एरिया क्या बनेगा, तो पाई आर स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट एक छोटी सी बात करने वाले हैं, वो ये है कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने देखा था ऑलमोस्ट, जो रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट था। अगर आपने कहा था कि जो रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर का क्या है, डिपेंडेंट, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है दोस्त। ये जरा बात करिए, सिंपली होता क्या है, अगर हम रेसिस्टेंस की बात कर लें तो हम यहाँ से लिख देते हैं फॉर मेटल। मेटल के लिए रेसिस्टेंस क्या होता है आपके, कम होता है, याद रखिएगा। फॉर नॉन मेटल रेसिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। और सेमी कंडक्टर, ठीक है, मेटल नॉन मेटल, सेमी कंडक्टर को हटा दीजिए, मेटलॉइड्स कर लीजिए। मेटलॉइड्स में आर की जो वैल्यू है सिंपली इस तरह से आपका होता है, किसके करीब, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, नॉन मेटल में, और ये क्या होगा, मेटल में। याद रखना आपको, जो रेसिस्टेंस होते हैं सेमी कंडक्टर में, इन दोनों के बीच लाई करता है, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करता है। क्लियर है। चलिए अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसकी बात कर लीजिए। सिंपली ये होता है कि अगर हम रेसिस्टेंस टेम्परेचर को बढ़ाए तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। क्लियर है दोस्त, रेसिस्टेंस बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है।
अब दूसरी बात ये आता है कि सेमीकंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसमें फोकस कीजिए। हमने लिखा ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर सेमीकंडक्टर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं किसके लिए, फॉर सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर के लिए अगर आप टेम्परेचर की बात करें, किसकी बात करें, टेम्परेचर, हम कह सकते हैं फॉर रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या बनेगा, टेम्परेचर। फिर फोकस करना हमने क्या लिखा है, ठीक है। अगर आप रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर को घटाते हैं तो टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्त। अगर आप देखिए जरा फोकस कीजिए, मैंने कहा कि अगर आप टेम्परेचर को आप डिक्रीज करते हो तो आपका जो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। क्लियर है, चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं कि सिंपली अगर हम बात करें तो अब क्लासिफाई कैसे करें इसको, हम डिड्यूस कैसे करें, एक्सप्रेस कैसे करें, उसकी बात करने जा रहे हैं। हमें यहाँ पर एक टर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रेसिस्टिविटी का। जो पहले रेसिस्टेंस पढ़ाते हैं उसके बाद रेसिस्टिविटी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब जरा देखिए तो हम बात कर रहे हैं रेसिस्टेंस का। ये जो टॉपिक आपका है आज करते हैं हम लोग रेसिस्टेंस। अच्छा, रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट आप बहुत कुछ जान चुके हो, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है आप जानते हो, लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया का होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि एरिया अगर ज़्यादा हो तो रेसिस्टेंस कम होगा और करंट आसानी से पास हो जाएगा। सुनिए, मैंने कहा कि अगर एरिया ज़्यादा हो तो रेसिस्टेंस उस वायर में कम होगा और करंट आसानी से पास हो जाएगा। अगर रेसिस्टेंस, अगर एरिया कम हो, एरिया कम हो तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, उस वायर से करंट आसानी से पास नहीं, वैसे वर्षा वाली बात हो गया, ठीक है। चलिए अब हम कहते हैं क्या कि यार इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, एरिया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ बन सकता है। क्लियर है। और हम अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल घटाए तो आर इज इक्वल टू देते हैं रो और एल अपॉन में ए। इस पर फोकस कीजिए, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बन गया रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो आप यहां से कह सकते हैं वेयर रो इज इक्वल टू, ये क्या है, आर एच ओ, याद रखना रो आर एच ओ, ठीक है। ये है कांस्टेंट एंड नॉन एज रेसिस्टिविटी। क्या कहते हैं इसको, रेसिस्टिविटी, ठीक है। और एल आपका क्या है, लेंथ है, और ए क्या है आपका, एरिया है। और एरिया क्या बनेगा, ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। और पाई की वैल्यू आपको लेना है 3.14 या लेना है आपको 22/7। और ये किस में लेना है आपको, सॉरी, जो रेडियस लेना है या एरिया लेना है ये आपको लेना है मीटर स्क्वायर में। और आर जो है ये आपका है रेडियस, और ये किस में लेना है, मीटर में। तो देखिए ये यूनिट लेस, और यूनिट लेस हो तो कांस्टेंट लेस हो गया, सॉरी डायमेंशन लेस, ठीक है। तो ये आपका बन गया यूनिट लेस। और यूनिट लेस अगर हो रहा है तो आपके पास सिर्फ बचा है रेडियस, और रेडियस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो रेडियस का स्क्वायर तो क्या बन गया, एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। ये तो आपका आर निकालने का तरीका हो गया, इसमें क्या क्या यूज है हमने बता दिया आपको, ठीक है, ठीक है सर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमें रो चाहिए, हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। फोकस कीजिए, हमें ये, अगर मुझे रो चाहिए उस सिचुएशन में क्या बनेगा, तो आप यहाँ से कह सकते हो सिंपली आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन में ए।
आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो रो इंटू एल इज इक्वल टू बन गया आर इंटू ए, और हमें चाहिए रो तो ये बनेगा आर इंटू ए अपॉन में एल। ठीक है सर, ठीक है। अब ये बन गया आपको क्या, रेसिस्टिविटी। ठीक है सर, ये बन गया आपका रेसिस्टिविटी। अच्छा, अब हम लोग पूरा कंप्लीटली इसके बारे में जानेंगे, रेसिस्टिविटी के बारे में। अब ये जो होता है किसी भी सबस्टांसेस, किसी मटेरियल्स का वो सेम होता है, चाहे आप किसी भी टुकड़ों में बांट दो, काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप इसको कई टुकड़ों में बांट दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है सर, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्या कि रो इज इक्वल टू फाइंड आउट करिए, तो कंप्लीटली हम लोग जान लेते हैं कि रेसिस्टिविटी है क्या। ठीक है सर, अब हम लोग बात करते हैं रेसिस्टिविटी। अच्छा, रेसिस्टिविटी किसके होता क्या है, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय, इसको ऐसे लिख सकते हैं, द रेसिस्टेंस द रेसिस्टेंस, ठीक है सर, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल, अ क्यूब ऑफ मटेरियल ठीक है सर, अ क्यूब ऑफ मटेरियल हैविंग साइड, ठीक है, 1 मीटर, 1 मीटर, 1, ये कब की बात है, when the current flow perpendicular, ठीक है सर, करंट फ्लो परपेंडिकुलर, ठीक है, टू द अपोजिट फेसेस, टू द अपोजिट फेसेस। The resistance offered by a cube of material having side 1 meter when the current flow perpendicular to the opposite faces। ठीक है सर, सिंपली अगर आपसे कहा जाए तो आप ये कह सकते हैं इसको कि 1 क्यूब्स, जरा फोकस कीजिए, ठीक, आसान है बनाना, बचपन में खूब बनाते होंगे आप, ठीक है ना, और अभी भी बना लीजिए बचपन को याद करके। ठीक है, बचपन में आप ऑलमोस्ट बनाते रहते होंगे, तो अभी भी याद करके बना लीजिए, क्या फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, अब जरा देखिए, तो सिंपली आपको मैं कहूँ कि ये इनर पार्ट्स है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है सर, ये वाला पार्ट आपको दिखाई बिल्कुल कतई नहीं दे रहा है, तो आपको सिर्फ 2 ही पार्ट दिखेगा। जरा देखिए, तो आपको सिर्फ देखना है कि ये वाला बॉक्स और ये। अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो पार्ट है सर, ये वाला, फोकस कीजिए, इस पार्ट की बात करते हैं। देखिए सर, आपको ये एक दूसरे का एरिया दिख रहा है क्या, साइड दिख रहा है क्या? अगर मैं इसको बोल दूँ इस वाले पार्ट को सिंपली, और इस पार्ट की बात करें, अब फोकस कीजिए, 2 पार्ट है, और इस पार्ट का नाम देते हैं साइड 1 और इस पार्ट का नाम देते हैं साइड 2। ठीक है सर, डेफिनेशन यही कहता है इसका कि द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल हैविंग साइड 1 मीटर। ठीक है सर, इसका साइड कितना है सर, यहाँ से ये 1 मीटर है, ठीक है सर, और ये 1 मीटर है, ठीक है सर, और आपका ऑलमोस्ट क्या हो गया, ये 1 मीटर है। ठीक है, आपको अगर यहाँ से पसंद ना आए तो आप ऐसे कर लो, ये 1 मीटर है। ठीक है सर, ये देखिए जरा, ये वाला पॉइंट, ये 3 साइड दिख रहा है, तो करंट अगर इससे पास होना है तो देखिए, करंट अगर पास होगा सर तो सरफेस ऐसा है, इस तरह से बना हुआ है, सरफेस ऐसा बना हुआ है। अगर सरफेस ऐसा बना हुआ है तो करंट कैसा जा रहा है, एक दूसरे सरफेस का परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक है सर, परपेंडिकुलर जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि जो परपेंडिकुलर अपोजिट फेस, यानी ये वाला फेस इसके अपोजिट है कि नहीं है, तो इसको बोलते हैं क्या, रेसिस्टिविटी। ठीक है सर, अब रेसिस्टिविटी का दूसरा फॉर्मूला में क्या कह सकते हैं, मतलब एक ऐसे सबस्टेंस है जो कंप्लीटली किसी भी शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, हम यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं ऐसे, रेसिस्टिविटी ऑफ सबस्टेंसेस
does not depend on shape and size of material। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है तुम्हारे न्यूमेरिकल के व्यू से, न्यूमेरिकल के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है सर। मतलब ये है कि जो रेसिस्टिविटी है वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है। अब डिपेंड का क्या मतलब है, सुनो ध्यान से पूरा। मैंने कहा ये मान लो अपने पास वायर है, ठीक है सर। अब इस वायर को आप एक एक करके ऐसे करके काट रहे हो आप। मान लो ये कॉपर का वायर है और कॉपर वायर के कई सारे पीसेस आपने कर दिया, ठीक है। और कॉपर वायर के कई सारे पीसेस करने के बाद क्या लगता है जो छोटे छोटे टुकड़ा बनेगा उसका रेसिस्टिविटी अलग हो जाएगी? नहीं, ठीक है, नहीं हो सकता। जैसे मान लो सिंपली एक बात करते हैं, आपके हाथ में एक एप्पल है, ठीक है सर, और घर में 4 मेंबर है। आपके हाथ में एप्पल है और घर में 4 मेंबर है, ठीक है सर। और उस एप्पल को आप क्या करते हो, कट कर रहे हो नाइफ से, और नाइफ से कट करने के बाद आप उसको अलग अलग फैमिली मेंबर के साथ बांट रहे हो, ठीक है सर। तो क्या लगता है उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा? टेस्ट चेंज नहीं होगा ना। तो सेम वही बात हो जाएगा, ठीक है। वो याद करिए, सबरी जी को याद करिए। सबरी का बयान सुनिए आप। जब श्री राम जब गए थे, रामायण की बात कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। तो उसमें ये था कि सबरी जी पहले अपना खाते थे चख के, फिर उसको देते थे, इसलिए कि खट्टा ना लगे उनको। तो क्या लगता है कि मतलब अगर सबरी जी को खट्टा लगेगा तो उसको खट्टा नहीं लगेगा? या हो सकता है वो बेर सबरी जी खा लिए तो वो मीठा हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि एक एप्पल को आप नाइफ से अगर कट कर रहे हो और नाइफ से कट करने के बाद उसका टेस्ट यूँ ही रहेगा जो सभी के हाथ में है, जो आपके हाथ में भी है। समझ रहे कि नहीं? सेम हुई बात, सॉरी, ठीक है। तो वही उसके में टेस्ट होगा, तो सेम वही बात होगी, एकदम टेस्ट वाली बातें याद रखना, ठीक है। कि ये वायर है और इस वायर को जितनी बार आपका मन करे, जितनी टाइम्स मन करे, आप इसको कट कर दीजिए। और जो पीस ऑफ वायर बन रहा है उस पीस ऑफ वायर का रेसिस्टिविटी वही होगा जो छोटे छोटे पीस का हुआ था, जो पूरे बंडल से काटा गया था, ठीक है सर। तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होता है। अगर मटेरियल चेंज हो तो रेसिस्टिविटी चेंज होगा। मटेरियल चेंज होता हो, मटेरियल का पार्ट चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कॉपर की जगह आयरन ले आओ, उसका रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, ठीक है सर। कॉपर की जगह आयरन की बात करो तो उसका रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगा। अगर आप बात करें कि कॉपर को ही कई सारे पार्ट्स काट दिए या आयरन के पार्ट्स को, तो जो आयरन का रेसिस्टिविटी पहले था वही हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है सर। देख लीजिए, देख लिया हो गया। तो चलिए तो काम की बात करते हैं, तो कंपटीशन की तरफ चलते हैं कि कंपटीशन कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। चलिए, अब होता क्या है ना, सिंपली कि आप जानते हो ऑर्गन्स, क्या जानते हो? आर जो था ये था रो एल अपॉन में ए, तो हमें रो चाहिए तो ये था आर ए अपॉन में एल, ठीक है सर। तो हम बात करते हैं एसआई यूनिट का, ठीक है। इसको कहते हैं आप रेसिस्टिविटी, ठीक है सर। एसआई यूनिट की बात करते हैं, जरा देखिए तो ये अगर हम बात करें सिंपली, आर क्या है आपका रेसिस्टेंस, ओम, एरिया क्या बन रहा है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या बन रहा है मीटर। तो कैंसल आउट करिए तो क्या बनाते हैं सामने, फोकस करो, क्या बन गया ओम मीटर। तो ये बन गया आपका ओम मीटर। एसआई यूनिट क्या बन गया सर, ओम मीटर, ठीक है। इसे तो दूसरा लैंग्वेज में कह देते हैं हम लोग इस तरह से, बचपना में OHM ओम मीटर, ठीक है सर, ओम मीटर। अब दूसरा लैंग्वेज लिखने वाले हैं, लिख सकते हैं रेसिस्टिविटी does not change देखिए सर, रेसिस्टिविटी does not change with change in लेंथ और एरिया ऑफ, ठीक है सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन
लेकिन बट चेंजेस विद किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। ठीक है सर, फोकस कीजिए। रेसिस्टिविटी कभी भी जो है ना लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन के चेंज करने पर चेंज नहीं होता है। ठीक है सर, और सिंपली अगर हम बात कर रहे हैं आपके सामने किसके साथ चेंज होगा, तो हम बात करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर सर अगर चेंज होगा तो रेसिस्टिविटी भी क्या होगा, चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। ठीक है सर, चलिए आगे की बात करते हैं। अब होता है कि रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होना चाहिए। ठीक है सर, देखिए फोकस कीजिए। देखिए इसके कुछ कुछ बुक में अलग अलग होते हैं, कुछ अलग दे रखा होता है। जैसे आप 11th-12th की बुक पढ़ेंगे ना, तो IIT नीट की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा आपको। ठीक है सर, और अभी फिलहाल आपके लिए मैं बात कर लेता हूँ जो कंपटीशन में ऑलमोस्ट पूछा जाता है कि किसका रेसिस्टिविटी क्या होगा। तो टॉपिक का नाम तो देंगे हम, टॉपिक का नाम देते हैं रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी। अब सर बात कर रहे हैं क्या, रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होना चाहिए। ठीक है सर, तो किसके लिए रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी बात करते हैं, मेटल और अलॉयज के लिए। ठीक है सर, तो यहाँ पर हम फर्स्ट लिखते हैं फॉर मेटल और अलॉयज। ठीक है सर, तो ये आपका बनेगा 10 to the power -8 to 10 to the power -6 ओम मीटर। ठीक है सर, 10 to the power -8 to 10 to the power 6 ओम मीटर। ये किसके लिए बात करते हैं हम, ये करते हैं हम मेटल या फिर अलॉयज के लिए। ठीक है, अब सिंपली क्या होता है, अगर हम बात करें अलॉयज की बात करते हैं, ये सुनिए होता क्या है, ये मेटल प्लस मेटल। ठीक है, या होता है आपका मेटल प्लस नॉन मेटल, या क्या होता है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। ये याद रखना, ये बचपन की चीज़ें हैं, ये हर चीज़ में आप ऐसे ढूंढोगे कि सर हर चीज़ का मतलब ही बताओ तो छोड़ दो कंपटीशन। क्या समझे सर, कितना दिन साथ देंगे आपको, कुछ अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ अभिमन्यु का, तो कहा जाता है कि अभिमन्यु गोद में ही था उस समय, पेट में कहिए, गोद में नहीं कहिए, अपनी माँ के पेट में जब था तभी बहुत कुछ सीख लिया था उसके बातों से। तो हम आप तो चलिए वो तो देवता ठहरे, और हम आप तो क्या है, एक नॉर्मल साधारण सा मनुष्य प्राणी है। ठीक है, हम लोग मनुष्य प्राणी हैं, तो हम लोग बहुत चीज़ ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली करके भी नहीं सीख पाते हैं, तभी तो मनुष्य कहलाते हैं। है कि नहीं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली करके भी आप नहीं समझोगे, और ख़ास करके आपका अभी तो पेपर है कुछ दिन बाद, तो और नहीं समझोगे तो मुश्किल बढ़ेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, गुरुजी आपको क्या कर सकते हैं, सिर्फ कमांड दे सकते हैं, पाथ दे देंगे कि यार इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप से आपको पढ़ना है। जैसे मान लो अब मैंने नॉर्मली अलॉयज की बात करी, मेटल नॉन मेटल में पढ़ाए थे, याद करिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिमाग में दिमाग हो। ठीक है, अच्छा बहुतों लोग के पास दिमाग में दिमाग नहीं होता है, तो वो ये सोचता है कि हमारे पास दिमाग क्यों नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि उसके सोच में सोच नहीं है, इसलिए ऐसा सोचता है। समझ रहे हैं बात को। हाँ, कि गलती से गलती ना हो जाता है, तो वो गलती से गलती नहीं करना। फिर थर्ड चैप्टर में पढ़ाए थे, फिर भी हमने आपको रिकॉल करा दिए कि अलॉयज वो होते हैं जब मेटल मेटल या मेटल नॉन मेटल या नॉन मेटल को जब आप मिलाते हो तो क्या कहलाता है, अलॉयज। ठीक है सर, अब अपने पास आता है क्या किया, मेटल तो जानते ही हो आप, इसके क्या होगा, रेंज क्या होंगे, 10 के पावर -8 से कहाँ तक जा रहा है, 10 के पावर 6 तक। ठीक है सर, अब हम कहते हैं इंसुलेटर के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं फॉर इंसुलेटर। ठीक है सर, अब इंसुलेटर के लिए क्या बनेगा, सोचो तो, यानी 10 के पावर 12 to 10 to the power 17 ओम मीटर। ठीक है सर, ये इंसुलेटर के लिए हो गया।
ठीक है। अब एक और बात करते हैं कि सिंपली अगर अलॉयज की बात करें और दूसरा कोई अगर मेटल लेते हो, तब अगर आपको रेसिस्टिविटी अगर मान लो कंपेयर करना हो, फिर से सुनिए, आप अलॉयज लेते हो, ठीक है सर, और कोई दूसरा एक नॉर्मल मेटल लेते हो, उसमें कंपेयर करना है तो क्या बात बनेगी, ठीक है। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है सर, समझ रहे ना, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ अलॉयज तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है सर, हायर देन ठीक है, रेसिस्टिविटी ऑफ अलॉयज इज हायर देन दैट ऑफ, ठीक है, इस इट्स constituent, constituent constituent metal, ठीक है सर। एलॉय का क्या होता है, रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज हायर देन, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल है सर उससे ज्यादा होता है किसका, एलॉयज का। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं इसको एलॉयज का रेसिस्टिविटी इज ग्रेटर देन किसका, मेटल का रेसिस्टिविटी, ठीक है सर। इतना तो समझ में आ रहा होगा, नहीं समझना पड़ेगा, मन में ईयरफोन लगा के कुछ सुनने से नहीं होता है, थोड़ा बहुत इसे फोकस भी करना होता है, इतना आसान नहीं है, फोकस करो। ये अलॉयज रेसिस्टेंस का जो अलॉयज होता है वह नॉर्मली मेटल, ये होने का रेसिस्टिविटी ऑफ किसका, अलॉयज, ठीक है, रेसिस्टिविटी ऑफ अलॉयज इज हायर देन दैट ऑफ। तो यहाँ पर इसको हटा दो और सिंपली आप वो वाला सिंबल लगाओ तो अच्छा लगेगा, ये वाला, तो रेसिस्टिविटी से पता चल जाएगा कि किसका रेसिस्टिविटी कितना होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक बात और आता है, जो सिंपली बात है वो ये आता है कि अलॉय जो है ऑक्सीडाइज नहीं करता है, अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज, देखिए सर, अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज, ठीक है सर। कभी कभी यहाँ पर जेड भी आ जाता है तो परेशान नहीं होना, एस भी आता है, जेड भी आता है, वो इच्छा तुम्हारी है, ठीक है। और ऑक्सीडाइज का मतलब नॉर्मली दूसरा लैंग्वेज में आप कह सकते हो इसको बर्न होना, जलना, ठीक है सर। रेडियली एट हाई टेम्परेचर, ठीक है सर, हाई टेम्परेचर। इसलिए क्या होता है, सो जनरली यूज्ड इन, अब ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर ये जल्दी जलता नहीं है तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस, ठीक है सर, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है समझना होगा। इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस का मतलब हो गया जैसे मान लो बल्ब, जैसे मान लो हीटर, जैसे मान लो लाइक और भी सबस्टेंसेस, रेफ्रिजरेटर, लाइक एसी, ठीक है सर, ये सब। तो ये होता क्या कि एलॉयज का बनाया जाता है, और एलॉयज का अगर बनाया जाता है ना सिंपली, तो ये जल्दी क्या होता है आपका टेम्परेचर देने पर, हाई टेम्परेचर पे भी ये मेल्ट नहीं होता है जल्दी, ठीक है सर। अगर जल्दी मेल्ट नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है लोग क्या बनाना चाहेगा, ठीक है, यही बनाएगा, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस ही बनाएगा जिसको ज़्यादा टेम्परेचर या हीट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है सर। चलिए अब हम बात करते हैं कॉपर और एल्युमिनियम की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूजेबल होते हैं, ठीक है सर। देखिए सर, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड, सुनिए, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, ठीक है सर, किसके लिए, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन। अब क्यों होता है सर,
इसके पास क्या होता है नॉर्मली, दे हैव बिल्कुल ही बहुत कम क्या रेसिस्टिविटी। ठीक है सर, ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप क्या करते हैं, किसको याद रखना, कॉपर और एल्युमिनियम को। ठीक है, और इसके पास रेसिस्टिविटी क्या होता है, एकदम बिल्कुल कम होते हैं। ठीक है, चलिए अब होता क्या है, सिंपली सोचिए तो कि बेसिकली अगर देखा जाए तो जो बल्ब होता है सर, बल्ब में जो आपका सिंपली बात करें हम, बल्ब में जो वायर इस्तेमाल होते हैं, इस बल्ब में ये वायर कौन सा होता है, टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन, TUNGUSTN, टंगस्टन। कौन सा वायर, टंगस्टन वायर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, टंगस्टन वायर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और नॉर्मली अगर हम बात करें किसमें, हीटर में, ठीक है सर, तो हीटर में क्या इस्तेमाल करते हैं, नाइक्रोम। ठीक है सर, जरा फोकस कीजिए। अगर हम बात कर लें बल्ब में कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसमें इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली कौन सा, टंगस्टन। ठीक है, और अगर हम बात करें आपके हीटर में, तो हीटर में कॉमनली क्या होता है, नाइक्रोम। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं। अब हम करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। देखिएगा जरा, अब हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है वो आपके होते हैं सीरीज और पैरेलल। क्या होते हैं, सीरीज और पैरेलल। ठीक है, तो चलिए ज़रा देखते हैं हम लोग कि क्या होता है नॉर्मली। सीरीज और पैरेलल में क्या होता है कि सिंपली जो सीरीज होता है, दो या दो से अधिक, क्या होता है जब एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं रेसिस्टेंस, दो या दो से अधिक जब एंड टू एंड कनेक्टेड होता है तो उसको आप क्या कहते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड टू एंड कनेक्ट होता है। और पैरेलल में क्या होता है दोस्त कि सिंपली जब आपका नॉर्मली रेसिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्ट हो, लेकिन एक दूसरा से क्या करता है, हट के हो, अलाइनमेंट बना रहा हो, अलाइनमेंट बना रहा हो, तो उसको हम कह सकते हैं क्या, नॉर्मली पैरेलल। तो देखिए दोनों बात कर लेते हैं, एक एक करके करते हैं। तो देखिए तो फर्स्ट जो बोलता है वो आपका जो है वो है सीरीज, और दूसरा जो है ये आपका है पैरेलल। ठीक है सर, एक और सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, फोकस कीजिए तो, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है क्या है, नॉर्मली दो या दो से रेसिस्टर कनेक्टेड, सिंपली टू और मोर देन टू रेसिस्टेंस connected end to end, end to end। ठीक है, और ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, सीरीज। ठीक है, और नॉर्मली होता क्या है इसमें, जो दूसरा सबसे बड़ी बात है, ये देखिए तो एक रेसिस्टेंस, ये दूसरी रेसिस्टेंस, ठीक है, ये इसको सिंपली, ये किसमें आपका है, अगर हम बात करें कि ये रेसिस्टेंस R1 और रेसिस्टेंस R2, और यहाँ पर कोई पॉइंट देते हैं हम लोग A, इस पॉइंट का नाम दिया B और इस पॉइंट का नाम दिया C। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है इसमें कि करंट जब पास होता है ईच रेसिस्टर्स वो होता है सेम, करंट passes through each resistance is same। मतलब क्या हो गया, जरा फोकस कीजिए,
इस रेजिस्टेंस से पास होता है तो वो क्या होता है आपका सेम होता है। अगर इसमें थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करें, देखिए, और मैंने कहा था आपसे कि जो बड़े वाला होता है उसको आप कहते हो पॉजिटिव, और जो छोटे वाला होता है नेगेटिव। मान लीजिए पोटेंशियल है P, और यहाँ पर जो करंट जा रहा है उस करंट का डायरेक्शन ये बनेगा। आपको बहुत बढ़िया से डायरेक्शन में पढ़ा चुके हैं, और जब पढ़ाए हैं तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप एक इंसान हैं, हमें लग रहा है ऐसा। तो ये जो करंट है यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव ये मूव करता है, तो ऑलमोस्ट यहाँ से क्या बना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आपने कहा कि करंट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टर क्या होगा, सेम। ठीक है सर। अब पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना सर, वो क्या होता है तुम्हारा, डिफरेंट होता है नॉर्मली। ठीक है, तो मतलब इसके पास जरा फोकस कीजिए, इसके पास अगर हम बात करें कि क्या रेजिस्टेंस होगा इसके बीच में, तो आपके पास ये वाला पॉइंट है, जरा फोकस कीजिए। तो ये वाला जो पॉइंट है ये V1 और ये आपका है V2। फिर से सुनिए बच्चों, ऐसा है सीरीज कॉम्बिनेशन में जब करंट पास होएगा तब नॉर्मली आपका क्या होता है, सभी रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, सेम जाएगा। ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होएगा वो डिफरेंट होगा किसके लिए, डिफरेंट के लिए। ये R1 था, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V1, और ये R2 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V2। ठीक है, अब याद करिए कौन सा, ड्राइव कर लेते हैं। और डेरिवेशन के लिए अगर हम बात करें थोड़ा, ओम्स लॉ को याद करते हैं हम लोग। ठीक है सर, तो आप यहां से कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो आपको अगर देखो ड्राइव आपको करना नहीं है, आपको ड्राइव नहीं करना है। अगर मान लो आवश्यकता पड़े आपके जूनियर को, भाई बहन चचेरा वचेरा कजन वजन जो भी है, क्योंकि आप जब इंजीनियर बनोगे तो आप में एक अलग से कूट कूट के एटीट्यूड आ जाएगा, चाहे फाइनल रिजल्ट बने ना बने, एकदम कूट कूट के आता है पूरा, एकदम से एटीट्यूड में होता है कि भाई इंजीनियरिंग करे, कहाँ से करे भैया, तो कॉलेज ये वो। ठीक है, तो जब एटीट्यूड आएगा तो आजू बाजू, तो अगर मान लो गलती से अगर थोड़ा कॉलेज से घर आ गए तो पूछेगा ही आपसे कि भैया यार ये क्वेश्चन बता दो। तो नाउ ऑन दैट सिचुएशन व्हाट यू वांट टू डू। खैर देखिए, तो आपको बताना पड़ेगा, उसके लिए बात कर लेते हैं। आपको जो बट रहा है ना उसको निकालने की कोशिश कीजिए, जो बट रहा है उसको निकालिए। करंट सेम है, बटा क्या है, रेसिस्टेंस। अरे भैया रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं आप, बट कौन रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। डिस्ट्रीब्यूट कौन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल निकालने की कोशिश कीजिए। तो पोटेंशियल हो गया, तो नेट क्या होगा, V इज इक्वल टू आपका V1 प्लस V2, इसीलिए इक्वेशन 1 मान लीजिए। और V1 क्या बनेगा, I इंटू बोलिए R सिंपली, और V इज इक्वल टू IR। करंट सेम है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है। चलो भैया, पोटेंशियल चेंज हो रहा है, करंट सेम है, रेजिस्टेंस अलग अलग है, करंट तो सेम है ना, इसीलिए इस दोनों इक्वेशन को उठाइए, इसमें चिपका दीजिए, तो बनेगा IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। ठीक है सर, IR अगर हम कह दें किसके लिए बात करते हो आप, पैरेलल के लिए, तो इसमें बन जाएगा I कॉमन, ये बनेगा R1 प्लस बोलिए R2। तो सिंपली I से I कैंसिल आउट हो रहा है, तो R किसके करीब बन रहा है, R1 प्लस R2। अगर मैं कहूँ if R इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू इक्विवेलेंट
रेसिस्टेंस, किसके लिए? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज, इसीलिए आर एस क्या बनेगा? R1 प्लस R2। आपको ये तो पता चल गया होगा कि अगर मान लो रेसिस्टेंस अगर हो और वो सीरीज में कनेक्टेड है तो सभी रेसिस्टेंस को एक साथ आप ऐड कर दीजिए, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस हो जाएगा। और आपसे पूछेगा भैया करंट की वैल्यू बताओ, तो आपको कहना पड़ेगा सर रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज में लगा हुआ है, और रेसिस्टेंस अगर सीरीज में है तो करंट की वैल्यू सभी रेसिस्टेंस के लिए सेम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंट आएगा। तो V1 आपको पता चल गया, V2 पता चल गया, ठीक है। R की वैल्यू पता है, पुट करिए, आंसर निकाल दीजिए। ये था किसका? ये आपका था सीरीज कॉम्बिनेशन। अब थोड़ा सा पहल करते हैं हम लोग कहाँ? पैरेलल की तरफ, ठीक है। अगर आप पैरेलल की तरफ देखिए ना दोस्त, तो देखिए जरा क्या होता है आपका। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे बड़ी बात है यह कि जो करंट होता है वो डिफरेंट हो जाता है, और मतलब कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, जस्ट उसका रिवर्स हो जाता है, अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज सेम। फोकस करना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इस रेसिस्टर के लिए? सेम होता है। और करंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। करंट पासेस थ्रू, थोड़ा अंग्रेजी सही कर लेता हूं मैं, पासेस थ्रू डिफरेंट रेसिस्टेंस, इज डिफरेंट। ये बड़ा काम का चीज है। जो पोटेंशियल है वो सभी के लिए क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा पैरेलल में, और जो करंट की वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाएगा। ये बड़ा काम की बात है। डायग्राम से समझिए इसको। मान लीजिए अपने पास ठीक है, तो डायग्राम अच्छा बना देता हूँ ताकि आपको भी मजा आए, ठीक है। हमें तो आ ही रहा है, समझ रहे कि नहीं? देखो हमें भी मजा आ रहा है, आपको भी मजा आ रहा होगा। देखिए तो अब नॉर्मली मैंने कहा कि जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा आपके लिए? सेम होगा। बैटरी कनेक्शन था, इसका नाम दिया आपने R1, इसका नाम दिया R2, और करंट जो पास हो रहा है, फोकस कीजिए, आपने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम। अब यहाँ से करंट आपने पास करना स्टार्ट किया तो करंट की वैल्यू हो गई I, और यहाँ तक करंट आता है, जरा फोकस कीजिए, ये देखिए यहाँ तक करंट सेम आया है, और ये जो करंट गया और ये जो करंट आया इसका नाम हो गया I1 और इसका नाम हो गया I2, और ये करंट फिर से क्या आ रहा है यहाँ से? I1, और ये करंट यहाँ से क्या ला रहा है? I2। जा रहा है कि नहीं जा रहा? ठीक है। अब देखो तो आप नॉर्मली इस तरह से, आप इस तरह से कर लेते हो, जरा फोकस करो तो ऐसे, ठीक है। आप मान लीजिए कहीं ना कहीं इस तरह आपको मुड़ा हुआ है, आपको ऐसे पानी आपको निकालना हो इस तरह से, आप सिंपली कहते हो कि सर अगर यहाँ पर 100 ml आपने वाटर दिया है या 100 लीटर दिए हो, तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि 60 लीटर इधर से जा रहा है तो इधर से कितना जाएगा? 40 लीटर, और यहाँ से 60 लीटर यहाँ आया और 40 लीटर फिर से यहाँ आया, तो दोनों मिला के फिर से कितना हो गया? 100 लीटर।
समझिएगा डायग्राम, दो पार्ट डिवाइड हो गया है इस तरह का, मान लो ऐसे गया था और ऐसा आया और यहाँ से कनेक्शन इस तरह से था और ये वाला पॉइंट्स आते आते इस तरह से ये गया है और इस तरह से मूवमेंट। तो वाटर का जो मूवमेंट था इस पॉइंट पर ये कितना था, मान लीजिए 100, तो इधर अगर 30 गया तो इधर कितना गया 70, और ये 30 यहाँ तक आया, 70 इधर से गया, तो वापस फिर कितना आया, दोनों ऐड करते हो ना, तो सेम हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब नेट करंट कितना होगा उसकी बात करते हैं, जरा देखो तो यहाँ पर जो नेट करंट की वैल्यू आएगी ये बनेगा आपका ऑलमोस्ट ये आई, तो आई जो बनेगा टोटल करंट ये बन जाएगा I1 और प्लस बोलिए I2। देखो अब फिर से आप ओम्स लॉ लगाओ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल क्या होता है I है, तो जो बट रहा है उसको निकालो, जो बट है उसको निकालो, तो यहाँ से क्या बढ़ रहा है करंट, तो हम कहते हैं I इक्वल टू क्या बनेगा V/R, ठीक है सर। तो यहाँ से आप कहते हो कि सर I1 जो बनेगा V तो सेम है R1 है, और I2 जो बनेगा ये बनेगा V/में बोलिए R2। तो नेट कितना है करंट, तो यहाँ से नेट करंट कितना है I किसके करीब है I1 प्लस I2। देखिए उस पॉइंट पर यहाँ पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो अब हम इसको कह सकते हैं यार I बराबर क्या था, जरा फोकस कीजिए, तो I बराबर आपने देखा ऑलमोस्ट V/R, तो हम यहाँ से कहते हैं V/R इज इक्वल टू V/R1 और प्लस बोलिए V/R2। फिर से आप कॉमन लेने की कोशिश कीजिए, इस समय आप माहिर हैं, तो V/R हो गया, तो आप कॉमन लीजिए, जरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए आगे ले लेता हूँ मैं, तो हम यहाँ से कर सकते हैं सिंपली V/R इज इक्वल टू V कॉमन लीजिए 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है सर। तो अब अपने पास क्या होगा, ये जरा देखिए, तो V और V कैंसल आउट हो रहा है, आपके पास बच रहा है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, बड़ा आसान है, ठीक है। और अभी बात बना नहीं है, ये आपका इफेक्टिव रेसिस्टेंस है इंडिविजुअल का, तो हम कह सकते हैं सम ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ईच रेसिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ इनवर्स 1/1 है कि नहीं। तो आप यहाँ से कह सकते हो सर हमें तो निकालना R, कह सकते हैं इफ R इज इक्वल टू RP इज इक्वल टू इफेक्टिव रेसिस्टेंस connected in parallel, ठीक है सर, फोकस करिए पैरेलल। तो आप यहां से कह सकते हैं 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। कॉमन लीजिए सर, आप एलसीएम के धुरंधर आदमी हैं, तो ये आपके बन जाएगा R1 × बोलिए R2। तो अब यहाँ से 1/RP डिवाइड करिए सर, ये बनेगा R1 प्लस बोलिए सर R2। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए RP, ठीक है सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको, इतना तो मैथ्स आ रहा है, तो ये बनेगा R1 × बोलिए सर R2 अपॉन बन जाएगा R1 प्लस बोलिए R2। ये क्या हो गया सर, रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन किसमें, पैरेलल में। ये आपका बन गया रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो अभी तक हम लोग सिर्फ देखे हैं कि जो रेसिस्टिविटी होता है वो क्या है, जो एरिया है वायर का वो क्या हो सकता है, जो रेसिस्टेंस है उसके एक रिलेशन निकाले हैं, रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, ठीक है। और एक जो लास्ट हम लोग देखे हैं वो देखे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो दोस्त कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में हम लोग कई सारे पार्ट्स क्लियर कर लिए हैं, जरा फोकस कीजिए, ठीक है। तो अब सिंपली अगर आपसे पूछता है नॉर्मली, तो फिर से देखिए आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ, जो बटे ना उसको निकालने की कोशिश करो, ठीक है, जो बटे उसको। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं, देखिए कि अगर मुझे RS चाहिए
रेसिस्टेंस इन सीरीज, तो RS इज इक्वल टू बनेगा R1 प्लस R2 प्लस प्लस प्लस। और अगर हम कहें कि RP इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इन पैरेलल, तो ये जो बनेगा ये बनेगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 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 1/RN। यही अगर मुझे RP चाहिए इस फॉर्म में तो बनेगा R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस, चलता चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा प्लस Rn माइनस 1 इंटू Rn अपॉन में ये बन जाएगा R1, मेरा फोकस कीजिए, प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 Rn। ठीक है, ये nth रेसिस्टेंस के लिए बात कर लिए, किसके लिए, nth के लिए, और ये भी है किसके लिए, nth। बहुत सारा रेसिस्टेंस एक साथ दिया है, तब क्या बात करेंगे, फोकस कीजिए जरा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा मुश्किल है दोस्त, ठीक है। तो हमने कह दिया R nth के लिए बात आपका बन के तैयार है, ठीक है। तो अब तक में हम लोग क्या देखे हैं, कॉम्बिनेशन देख लिए, ठीक है, और नॉर्मली आपका बहुत सारे, अब आपका बन रहा है क्या, एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं कि इस पर किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसकी भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो उसकी बात हम लोग करते हैं, इस पर जितना बेस्ट न्यूमेरिकल्स बनेगा उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे, इसलिए ध्यान रखें आप। हर एक वीडियो में आपको बता देता हूँ किस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ाए थे, आगे कुछ किस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ाएंगे, तो इन चीज़ पर फोकस करना, ठीक है।